Hello, welcome to Exams Prep Target channel, a channel dedicated for various exams preparation. KVS CGT वर्क एक्सपीरियंस सीरीज का लेक्चर नंबर 43 है, जो कि बेस्ड है मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। इससे पहले के लेक्चर्स में हम मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देखी हों और आपके वो सारे कंसेप्ट क्लियर हों उसके, क्योंकि इस लेक्चर में हम उसी पे कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो किस तरह के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ रखे हैं या किस तरह के क्वेश्चंस आपसे नेक्स्ट ईयर्स में पूछे जा सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस के लिए और रिवीजन के लिए हम ये लेक्चर लेके आए हैं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन ए मैग्नेट इज हीटेड इट गेन्स मैग्नेटिज्म, इट लूजेस मैग्नेटिज्म, इट नीदर लूजेस नॉर गेन मैग्नेटिज्म और नन। क्या टेम्परेचर के साथ मैग्नेटिज्म का कोई रिलेशन है? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो एटॉमिक डाइपोल्स मूवमेंट है उनकी रैंडमनेस इंक्रीज होती है और इसी वजह से मैग्नेटिज्म जो है वो लूज होता है। तो टेम्परेचर के साथ मैग्नेटिज्म का इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो आपका ऑप्शन रहेगा इसके लिए बी, इट लूजेस मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक मटेरियल यूज इन परमानेंट मैग्नेट इज। प्रीवियस लेक्चर्स आपने देखे होंगे, हमें पता है परमानेंट मैग्नेट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या किस तरह की रहती हैं। अगर परमानेंट मैग्नेट हमें बनाना है तो कौन से मटेरियल्स हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, हमें पता है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी की वैल्यू हमें हाई चाहिए, और ये हाई किस केस में रहती है? हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स या फिर हार्ड स्टील के केस में ये रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी की वैल्यू हाई रहेगी। जैसे हमने इस हार्ड स्टील के लिए BH कर्व भी ड्रॉ करा है, जिसमें रिटेंटिविटी और कोरेसिविटीज़ की वैल्यू बहुत हाई रहती है। अगर टेम्परेरी मैग्नेट हमें बनाना है तो वो हमारा किससे रहेगा? सॉफ्ट स्टील से, क्योंकि ये मैग्नेटिज्म को तभी तक होल्ड करके रखता है जब तक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें रिटेंटिविटी और कोरेसिविटीज़ की वैल्यूज़ कम है, तो सॉफ्ट स्टील से हम बनाएंगे अपना टेम्परेरी मैग्नेट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल म्यू आर इज इक्वल टू 1000, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी विल बी म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। ये फॉर्मूला हमें याद आता है। म्यू की वैल्यू आपको चाहिए, दिस इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड म्यू आर इज रिलेटिव परमेबिलिटी। तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर रहती है। म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ गिवन है, तो देखिए इससे क्या वैल्यू आती है। ये आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल हैविंग फ्लक्स डेंसिटी बी। फ्लक्स डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी ऑफ 1 वेबर पर मीटर इज 10⁻³ हेनरी पर मीटर। दिस इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से। ये इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसी के ये दूसरे नाम है। तो क्या बी, म्यू और एच के बीच में हमें कोई रिलेशन याद आता है? हमने एक रिलेशन करा है, बी इज इक्वल टू म्यू एच। अगर इसमें ये वैल्यूज पुट कर दें तो एच की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और 1000 एम्पियर्स टर्न पर मीटर, ये इसके यूनिट्स रहते हैं। तो अब देखिए, आप ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान से फॉर्मूला लगाएंगे, आप देखेंगे कि ये क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स पूछा गया है, इसमें रिलेशन याद करेंगे। अगर आप गलती से H इज इक्वल टू म्यू बी कर दें, तब आप H की वैल्यू क्या करेंगे? यहाँ से देखिए 10⁻³ कर दोगे, और एक ऐसा आंसर आपका एग्जामिनर हमेशा ही पेपर में सेट करेगा कि आपने इस तरह की कोई मिस्टेक करी है, तो आपके यहाँ पे वैल्यू आ रही होगी। इसी तरह से देखिए, यहाँ 4 पाई का एक वैल्यू भी आ रहा है। अगर आपने इसे एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ना सपोज करके रिलेटिव या फिर फ्री स्पेस की परमेबिलिटी की वैल्यूज़ भी डाल रहे हैं उसमें, तो कुछ इस तरह के मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हैं तो ये वैल्यूज़ आपकी चेंज होगी। तो आपको बिल्कुल अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला है जो उसका करेक्ट फॉर्म है, वो पता होनी चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है इन चीज़ों में। और ये आप अगर बार बार रिवाइज करेंगे तो आप इन्हें अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे और आप कम टाइम में अच्छे से क्वेश्चन को एक्यूरेटली सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द रिलेटिव
permeability of material is slightly less than 1, it is called diamagnetic material. And if it's slightly greater than 1, it is paramagnetic. If it is very very greater than 1, then it is called फेरोमैग्नेटिक. तो आपका इस केस में आंसर रहेगा ऑप्शन ए. इस तरह के सारे मटेरियल्स पे हम डिफरेंट लेक्चर्स देख चुके हैं, हमने इनका कंपैरिजन भी करा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इज मच ग्रेटर देन 1, इट इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. आंसर रहेगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट, आयरन इज ए फेरोमैग्नेटिक अबव 770 डिग्री सेल्सियस, बिलो 770 डिग्री सेल्सियस एट ऑल टेम्परेचर और नन ऑफ द अबव. ठीक है, ये आपको टेबल गिवन नहीं है, सिर्फ आपका क्वेश्चन इतना सा गिवन है. तो क्या टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिज्म डिपेंड करता है? बिल्कुल डिपेंड करता है. हमें पता है एक टेम्परेचर है स्पेसिफिक, जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर. उस टेम्परेचर से पहले आपका कोई मटेरियल है वो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, उस टेम्परेचर के बाद वो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ना शो करके वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा और मटेरियल मैग्नेटिक बन जाएगा. ठीक है, तो ये एक टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है जिसे हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं. तो आयरन का क्यूरी टेम्परेचर क्या रहता है? 770 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो इससे कम वैल्यूज होगी तो वो फेरोमैग्नेटिक ही रहेगा. तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी. अगर 770 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की वैल्यूज हैं तो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ना शो करके पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा. तो इस तरह से हमें पता है आयरन, कोबाल्ट, निकल ये सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं. इनके कुछ क्यूरी टेम्परेचर्स रहेंगे. आयरन का 770 डिग्री है, कोबाल्ट का 1130 है, निकल का 354 है डिग्री सेल्सियस. ये डिग्री सेल्सियस में है. ठीक है, तो आपको इनका आइडिया होना चाहिए. और भी बहुत से मटेरियल्स हैं, डिफरेंट अलॉयज़ हैं जो हमने देखे हैं, जैसे एल्निको है, प्रीमलॉय है, ये डिफरेंट अलॉयज़ हैं. इनके भी, ये भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, इनके भी कुछ क्यूरी टेम्परेचर्स हो सकते हैं. ठीक है, तो आप इन तीनों के ध्यान रखिएगा कि क्या क्यूरी टेम्परेचर है. अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, तो देखिए, अगर आप डिग्री सेल्सियस में उसे याद कर रहे हैं और आपसे पेपर में फ़ारेनहाइट में पूछा गया है या केल्विन में पूछा गया है, तो सारे याद करना तो बहुत मुश्किल है. तो देखिए, डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला है 9/5 इंटू जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है प्लस 32. तो जैसे आयरन का केस लेते हैं, तो आयरन 770 डिग्री सेल्सियस को अगर हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो इस फॉर्मूले में पुट कीजिए. देखिए क्या वैल्यू आती है, क्या इसकी वैल्यू 1418 आ रही है? बिल्कुल यही वैल्यू रहेगी. तो हमने डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया. अगर डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में करना है तो जो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है और वो उसमें ऐड करेंगे 273 डिग्री 273, और जो वैल्यू आएगी वो आपका किस में आएगी? केल्विन में आएगी. ये फ़ारेनहाइट में आ रही है और ये चीज़ है केल्विन में. तो देखिए इस करके देखिए, आयरन के लिए 770 प्लस 273, देखिए क्या है वैल्यू 1043 आ रही है, यही वैल्यू आएगी. ठीक है, तो आप अगर याद कर सकते हैं इन्हें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पेपर का लेवल हर ईयर इंक्रीज ही होता जा रहा है, तो कुछ भी पेपर में पूछा जा सकता है. तो कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं कि मैम जितना क्लास में करवाया जा रहा है उतना सफिशेंट है. तो देखिए अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें हैं वो कवर करवाई जाए, पर फिर भी कोई भी टॉपिक है उसके बारे में आप अपनी बुक्स से पढ़ते रहिए या नेट पे पढ़ते रहिए. जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास है, एट द एंड इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आप नहीं कवर कर लेंगे कि आपका रिवीजन भी ना हो या आप उसे रिमाइंड ना कर पाएँ, रिकॉल ना कर पाएँ. ठीक है, तो उन दोनों चीज़ों में आप बैलेंस बना के चलेंगे, ताकि जब आपका पेपर आ रहा है आप सारे नोट्स आपने मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लिए हैं और आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से वो बैठ गए हैं, और उन टॉपिक्स में से कुछ भी आ जाए तो आप उसे सॉल्व कर पाएँ. ठीक है, तो ये आपके क्यूरी टेम्परेचर्स हैं. नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड अबव ए क्यूरी टेम्परेचर इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल. नॉन मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, ये क्या बनता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है. देखिए ये ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के साथ दोनों के बीच में ग्राफ है. फेरोमैग्नेटिक के केस में ये ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है. कब तक? जब तक क्यूरी टेम्परेचर नहीं आता. क्यूरी टेम्परेचर के बाद आपका ये मटेरियल पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा. ये दोनों की प्रॉपर्टीज एक सी हो जाएंगी. और पैरामैग्नेटिक के केस में हमें पता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो क्यूरी लॉ फॉलो करते हैं. उस चीज़ का क्या मतलब है? क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन ही शो कर रहा है ये ग्राफ. और ठीक है, तो ये क्यूरी लॉ आपका सिर्फ पैरामैग्नेटिक मटेरियल
फॉलो करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं करेगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिसे क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, उसके बाद क्यूरी वेस्ट लॉ फॉलो करेगा। तो ये सारे लॉस हम कवर कर चुके हैं अच्छे से प्रीवियस लेक्चर्स में, आप इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन ए एयर कॉइल्ड coil is 10⁻⁻² Weber per meter square. With the cast iron core of relative permeability 100 inserted, the flux density will become। एक कॉइल है जिसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगर ये एयर कोर है, मतलब बीच में एयर है, अगर इसी में हम कास्ट आयरन का कोर लगा दे जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी 100 है, तब बी की वैल्यू क्या आएगी आपको वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये क्या है, हमने एक मीडियम लगा दिया, तो इसे हम बी एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कास्ट आयरन एक मीडियम है, तो ये एयर के केस में था, तो क्या इन सब में रिलेशन आपको कोई याद आता है? जब हमने बी इज इक्वल टू म्यू एच रिलेशन करा था, उसी में हमने कुछ एक और फॉर्मूले की डेरिवेशन करी थी, और वो था बी मीडियम अपॉन बी एयर इज इक्वल टू म्यू आर। इसी फॉर्मूले से हम ये डराइव भी कर सकते हैं। बी मीडियम है, इसमें म्यू नॉट म्यू आर बाई एच आएगा। बी एयर के लिए देखेंगे तो उसके लिए म्यू नॉट म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है एयर, उसमें म्यू आर की वैल्यू क्या रहती है, 1। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, सेम एच की वैल्यूज़ के लिए ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बी एम न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है, तो ये म्यू आर है। अगर बी एयर बाई बी एम आप करोगे तो ये 1 बाई म्यू आर आएगा। तो इसी तरह से एग्जामिनर कई बार आपको घुमा देता है, और आपने सेम टॉपिक पे आपको चीज़ें पता भी होती हैं, आपने प्रैक्टिस भी करी होती है, पर फिर भी आप गलत कराते हो। तो ये इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से फॉर्मूलेस आप अगर आपको याद है तो अच्छा है, नहीं तो आप डराइव कर सकते हो, कुछ सेकंड्स में आप ये डराइव कर लेंगे। तो देखिए, बी एम आपको फाइंड आउट करना है। म्यू आर की वैल्यू 100 है, म्यू एयर की वैल्यू 10⁻² है, तो ये क्या वैल्यू आएगी, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन डी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैव स्मॉल एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप। हमें पता है जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है उनका एरिया कम है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का ज़्यादा है। डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये कर्व नहीं बनता है, ये कर्व सिर्फ बनता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। ठीक है, और सॉफ्ट मैग्नेटिक और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ही कैटेगराइजेशन है, उन्हें हम सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स या हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स भी कह सकते हैं। तो एरिया किसका कम रहता है, सॉफ्ट का, और ज़्यादा रहेगा आपके पास हार्ड का। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज 0.998, इट इज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और नन। ये क्या है, म्यू आर इज स्लाइटली लेस देन 1। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। Soft magnetic material like iron and its alloys are used in manufacture of, ये चीज़ें भी हम कवर कर चुके हैं। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो आपके ट्रांसफार्मर की कोर्स के लिए या एसी मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में रिटेंटिविटी और रेसिविटी की वैल्यू कम रहती है। इसका जो एरिया है, बी एच कर्व का एरिया, वो कम आता है। और ट्रांसफार्मर के केस में हम एसी साइकिल देंगे, बार बार आपका मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, अगर एरिया कम होगा तो लॉसेस कम होंगे, हिस्टेरिसिस लॉसेस कम होंगे। इसी वजह से हम ट्रांसफार्मर्स में सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 80/m इज यूनिट ऑफ, इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो ये किसके यूनिट्स रहेंगे, एक तो है MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई, आई इज करंट, तो ये क्या रहता है, एम्पियर टर्न्स इसके यूनिट है। रिलक्टेंस के यूनिट्स क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैग्नेटाइजिंग फोर्स H का फॉर्मूला क्या रहता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये क्या रहेगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स का अभी हमने देखा 80/m। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का हमें पता है, या तो वेबर, या अभी हमने एक क्वेश्चन करा जिसमें, सॉरी, वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला, अभी हमने क्वेश्चन करा था जिसमें हम बी की यूनिट्स कुछ इस तरह से ले रहे थे। ठीक है, तो आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन बी।
ठीक है, रिलेक्टेंस के क्या यूनिट्स रहते हैं आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आप रिकॉल कर पाते हैं कि रिलेक्टेंस के क्या यूनिट्स हैं, क्या फॉर्मूला बनता है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज लार्जर देन यूनिटी। ऑप्शन सी, नॉट इक्वल टू यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी, नॉट इक्वल टू यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी और लेस देन यूनिटी। ये आपके पास ऑप्शन है, इट इज लार्जर देन यूनिटी, वेरी वेरी ग्रेटर देन यूनिटी। नेक्स्ट, डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मैग्नेट कैन बी डन बाय रफ हैंडलिंग, हीटिंग, मैग्नेटाइजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन और ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि ये सारे मेथड हैं और ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने एक ऑप्शन पढ़ा और फटाफट से ए आपने टिक कर दिया। ऐसा नहीं करेंगे, आप सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे, कई बार सारे के सारे ऑप्शंस वैलिड रहते हैं और आंसर आपका एक ऑल ऑफ द अबव भी रहता है। तो क्वेश्चन को अप्रोच करने का यही मेथड है कि सारे ऑप्शंस आप रीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज डायामैग्नेटिक मटीरियल। तो हमने ये मटेरियल्स पढ़े हैं, हमने इनके एग्जांपल्स भी देखे हैं, तो कई बार क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है। आपके पास है कॉपर, निकल, आयरन, एल्यूमिनियम। निकल और आयरन अभी हमने क्यूरी टेम्परेचर डिस्कस कर रहे थे, तो वो फेरोमैग्नेटिक के केस में ही रहता है, तो हमने अभी देखा कि ये दो तो फेरोमैग्नेटिक है, और जो कॉपर है वो आपका डायोमैग्नेटिक रहेगा। और एल्यूमिनियम कौन सा मटेरियल है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। एल्यूमिनियम क्या है, डायोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है या फिर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। कमेंट करके बताइएगा क्या आप रिकॉल कर पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, क्या हेनरी पर मीटर को आपके टिक कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। म्यू के वैल्यू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी या फिर म्यू नॉट के वैल्यू जो रहती है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों के यूनिट्स हेनरी पर मीटर रहते हैं, बट म्यू आर इज यूनिटलेस। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ के भी आपको कंफ्यूज करा जाएगा। ठीक है, परमेबिलिटी आपने देखा और फटाफट हेनरी पर मीटर पे जंप नहीं करेंगे, देखिए कौन सी परमेबिलिटी है। अगर रिलेटिव है तो वो यूनिटलेस है, ठीक है, तो नन आ जाएगा या फिर ऑप्शन में यूनिटलेस भी दिया जा सकता है, तो आप यूनिटलेस को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल इज डबल्ड एंड देयर पोल स्ट्रेंथ्स आर आल्सो डबल्ड, द फोर्स बिटवीन देम। ये भी हमने करा है। फोर्स की वैल्यू क्या आ जाती है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज पोल्स एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, आर लेके चलते हैं, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फॉर्मूला हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये डाइपोल स्ट्रेंथ भी डबल हो रही है, तो ये m1 का क्या हो जाएगा 2 ऑफ m1, सेकेंड m2 का क्या हो जाएगा 2 ऑफ m2, और जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो भी डबल हो रहा है, तो 2 ऑफ r हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या फैक्टर आया, यहाँ ऊपर 4, यहाँ भी 4, तो ये क्या आ गया 1। दैट मीन्स जितना प्रीवियस केस में फोर्स था नेक्स्ट केस में भी उतना ही फोर्स है, फोर्स चेंज नहीं हुआ, तो आपका ऑप्शन रहेगा सी। अगर ऐसा होता कि सिर्फ पोल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही होती और ये चीज़ आर रेडियस या सॉरी डिस्टेंस बिटवीन दिस टू अगर इंक्रीज नहीं हो रहा होता, तो ये क्या होता 4 टाइम इंक्रीज हो जाता, क्योंकि ये वाला फैक्टर नहीं आता। अगर ये दोनों चेंज नहीं हो रहे होते और ये 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा होता, तो ये क्या हो जाता 2⁻², ये 4 टाइम डिक्रीज हो रहा होता फोर्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको फॉर्मूला रिकॉल करना आना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड कर रहे हैं और किस तरह से ये डबल हो रहे हैं या फिर वो हाफ का केस लेके चल सकता है। तो ये फॉर्मूला आपको सही से अप्लाई करने आना चाहिए और कंपेयर करना आना चाहिए कि प्रीवियस केस से क्या चेंजेस आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरोमैग्नेटिज्म डज नॉट अकर इन। ठीक है, ये क्वेश्चन हम प्रीवियस भी कर चुके हैं, बट ये NiCOFeCu के फॉर्म में दे रखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये आयरन है, अब ये निकल है, अब इसमें से कौन सा कॉपर है और कौन सा कोबाल्ट है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो कई बार पेपर में ऐसे पूछ लेगा, आपको पता है कि कॉपर सही आंसर है, बट अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज हो गए तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, कॉपर इज नॉट योर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। बाकी निकल, कोबाल्ट, आयरन, स्टील, एल्निको, परमेलॉय, ये इस तरह के जो एलॉयज हैं आयरन के, वो सब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। relative permeability of non-magnetic material mu r for non-magnetic material is equal to 1। इस पे भी डिस्कशन हम कर चुके हैं। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। फॉर ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल द relative
permeability is less than unity but magnetic susceptibility is relatively small and positive। एक म्यू आर की बात करी गई है और ससेप्टिबिलिटी की बात करी गई है सारे ऑप्शंस में। तो हमें पता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की क्या प्रॉपर्टी है, म्यू आर इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, magnetic susceptibility is also slightly greater than 1 but this is small but positive। फेरोमैग्नेटिक का केस अगर हम लेते तो म्यू आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, एक्सएम दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव बट लार्ज एज कंपेयर टू दिस पैरामैग्नेटिक। अगर डायामैग्नेटिक की बात करें म्यू आर भी लेस देन 1 है और ये भी आपके पास नेगेटिव आ रही है और स्मॉल आ रही है। ये सारी प्रॉपर्टीज हम प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, तो इसी पे ये क्वेश्चन है। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बी रहेगा, म्यू आर इज ग्रेटर देन यूनिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज रिलेटिवली स्मॉल बट positive। Next, a rectangular loop carrying current I is situated near a long straight wire such that the wire is parallel to one of the side of the loop and is in the plane of the loop. If a steady current I is established in the wire, the loop will rotate about an axis parallel to the wire, move away from the wire, move towards the wire और remain stationary। ठीक है, तो एक ये है लूप और एक ये वायर है, दोनों में करंट आ रहा है। तो क्या कि स्टेशनरी रहेंगे या एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे या एक दूसरे से अवे मूव करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हमने किस तरह की डिस्कशन करी है, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। देखिए एक वायर यहाँ है, आई करंट उसमें है, इसमें करंट सपोज I1 या I2 या कुछ भी करंट्स है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा। तो क्या ये अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये देखा था कि राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते थे कि अगर जो ये थंब है करंट की डायरेक्शन में है और जो एनसर्कलिंग फिंगर है ये आपकी बता रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपकी अगर इस तरह से है तो यहाँ किस तरह से रहेंगी, इस प्लेन में अगर हम ये देखेंगे तो ये आउटवर्ड्स हैं और यहाँ क्या है, इनवर्ड्स हैं। इसी तरह से यहाँ क्या रही होंगी, आउटवर्ड्स और यहाँ इनवर्ड्स, फिंगर प्लेन में इनवर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या बने, अनलाइक पोल्स, और अनलाइक पोल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दोनों पे कुछ फोर्स लग रहा होगा और वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और फोर्स की वैल्यू क्या है वो भी प्रीवियस ईयर में उस पर क्वेश्चन आ रखा है कि ये फोर्स की वैल्यू क्या है। वो टू वायर्स की बात करी गई है, तो उस क्वेश्चन को भी हम इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर पे भी हम कुछ एमसीक्यू से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका ये चैप्टर बहुत लेंथी है, बहुत से टॉपिक्स हैं। तो कुछ नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसी पे डिस्कशन करेंगे एमसीक्यूज। तो हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टू वायर्स हैं, ये हमने करा है, तो ये भी एक तरह की वायर ही है। इन दोनों के बीच में क्या फोर्स है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि अगर सेम डायरेक्शन है तो ये फोर्स अट्रैक्टिव रहता है अगर करंट सेम डायरेक्शन में है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये फोर्स रिपल्सिव रहता है। ये हमें इस डिस्कशन से पता है। ऑप्शन रहेगा सी, मूव टुवर्ड्स द वायर, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है। नेक्स्ट, ए वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट व्हेन इट इज प्लेस्ड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। अगर ये टेस्ला है तो ये बी की वैल्यू है। तो क्या फोर्स आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या इन सब चीज़ों में आपको कोई रिलेशन है जो याद आता है, फोर्स इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसमें बहुत से फॉर्मूलाज हैं, आपको पता होना चाहिए और आपको वो फॉर्मूलाज लगाने भी आने चाहिए। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए और देखिए क्या आंसर आता है। बी की वैल्यू है 0.15, करंट की वैल्यू है 10, एल है 2 और साइन 45 की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, ये आती है 1/√2। ठीक है, इसकी वैल्यू है ये। तो ये वैल्यूज़ यहाँ देखिए डाल के और क्या आंसर आपके पास आता है। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, 3/√2 न्यूटन, फोर्स को न्यूटन में यूनिट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का ग्राफ है ये। Which of the following graph shows the variation of magnetic flux density B
विद आर फ्रॉम ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए स्टेडी करंट। एक वायर है जो कुछ करंट लेके जा रही है, आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू इस आर के साथ किस तरह से वेरी करती है। तो ये बी की वैल्यू हमें पता है स्ट्रेट वायर के लिए ये किस तरह से रहती है, इसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं, म्यू नॉट आई टू पाई ए। अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये ए है, बट यहाँ पे आर पूछा गया है तो ये हम यहाँ आर से इसे रिप्लेस कर लेंगे। ए के फॉर्म में हमने ये फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा है। तो ये बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, दैट मीन्स ग्राफ कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी वाला ग्राफ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, below stated are some of the materials you need to identify which of the following will not create BH curve। BH curve कौन क्रिएट करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है वो BH कर्व नहीं बनाएंगे। तो देखिए प्रीमलॉय है, टाइटेनियम है, लेड है, निकल है, कोबाल्ट है, ये हमें पता है फेरोमैग्नेटिक है, ये भी हमें पता है फेरोमैग्नेटिक है, और ये भी हमें पता है फेरोमैग्नेटिक है। हमने इनके एग्जांपल्स देखे हैं। टाइटेनियम और लेड हमने नहीं पढ़ा कि फेरोमैग्नेटिक है। तो ऐसा ऑप्शन रहेगा जिसमें ये दोनों हो, 2 एंड 3 हो, वो आपका ऑप्शन रहेगा, वो आपका आंसर रहेगा। ये दोनों BH कर्व नहीं बनाएंगे क्योंकि BH कर्व सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैग्नेटिक मटेरियल ओबे क्यूरीज लॉ। ठीक है, सिर्फ क्यूरी लॉ कौन सा मटेरियल फॉलो करता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ऑप्शन रहेगा बी। In a ferromagnetic material, the losses due to hysteresis are directly proportional to supply frequency, inversely proportional to the square of supply frequency, or directly proportional to the square of supply frequency। ये हम कर चुके हैं। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी हिस्टेरिसिस के केस में। और एडी करंट के केस में भी हम इंडक्टर वाले लेक्चर में देख चुके हैं। ये क्या रहता है, स्क्वायर ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। हिस्टेरिसिस के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है और एडी करंट के केस में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट यहाँ एक स्क्वायर का फैक्टर भी है। तो इस केस में आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। द रिलेक्टेंस ऑफर्ड बाय ए मैग्नेटिक मटेरियल इज हाईएस्ट व्हेन। रिलेक्टेंस क्या है, काइंड ऑफ रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स पास करने में कौन सा मटेरियल सबसे ज़्यादा रिलेक्टेंस शो करता है इन सब में, वो क्या है, डायामैग्नेटिक मटेरियल है। हमने केस भी देखा था कि अगर ये डायामैग्नेटिक मटेरियल्स है तो ये जो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरह से इससे पास करती है, मटेरियल के बीच में से पास नहीं करेंगी। ठीक है, आउटसाइड ये मैग्नेटिक मटेरियल को रिपेल करता है। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलिए। अगर आप हमारी वीडियो से कुछ भी नया सीख रहे हैं तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, हमें भी पता चले कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें वीडियो की नोटिफिकेशन, जैसे ही वीडियो डलती है नोटिफिकेशन भेज दी जाती है, PDF भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं बताना चाहते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल ID है examspreptarget@gmail.com। थैंक यू।